Dear trainee officers, very good morning to all of you. उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी ट्रेनिंग जो ऑनलाइन आपको दी जा रही है उसको गंभीरता से ले रहे होंगे, सुनने और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। आप सभी न्यायाधीश बन चुके हैं। न्यायाधीश के रूप में सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आज मैं आपके सामने जो बताने जा रही हूं वो विषय है क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल जज। इससे पहले कि मैं विषय को प्रारंभ करूं, ये बताना चाहती हूं कि क्यों ये ट्रेनिंग, क्यों ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आवश्यक हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम अपने प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद कॉम्पिटिशन्स को पास करके उसमें हमारा चयन हुआ है, तो इतनी गंभीर प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। ये प्रशिक्षण, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में नहीं बताया जाता, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं ये भी नहीं बताया जाता। किसी भी यूनिवर्सिटी के करिकुलम में मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कोई विषय रखा जाता हो जबकि प्रोफेशनल डिग्री दी जाती है। और इसके अतिरिक्त भी ऑफिसर्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। सामाजिक स्तर अलग होता है, शिक्षा का स्तर अलग होता है और समाज में रीति रिवाजों का या जो मान्यताएं परिवार की होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से कोशिश की जाती है कि आप सभी को ऑलमोस्ट एक लेवल पर लाया जाए। एफर्ट इज मेड टू ब्रिंग देम ऑलमोस्ट एट वन लेवल। कोशिश करते हैं कि आप सभी लोग एक स्तर पर, लगभग एक स्तर पर आ जाएं। टू बिल्ड अप ए स्टेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड, आपका एक मानसिक स्तर, एक दृष्टिकोण बिल्डअप किया जाए जिससे कि आप एक न्यायाधीश के रूप में बेहतर कार्य कर सकें। टू मेक ऑफिसर्स कमिटेड टू अपहोल्ड द मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, मोरल और एथिकल वैल्यूज को अपहोल्ड रखें। इन टर्न और या हम कहें सार रूप में कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए आपको तैयार किया जाता है। रूल ऑफ लॉ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूल ऑफ लॉ का मीनिंग है कि कंट्री गवर्न होती है जो उस कंट्री के लॉज होते हैं, लॉज ऑफ द लैंड से गवर्न होती है, न कि किसी मोनार्क या रूलर की विल के अनुसार, विम्स के अनुसार गाइड होती है। तो आप सभी लोगों को तैयार किया जाता है कि आप सभी लोग रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हों, आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हो। अब आते हैं आगे अपने विषय पर। सोक्रेटिस जो एक महान दार्शनिक हुए हैं, वो लगभग आज से 2500 साल पहले हुए, किंतु उन्होंने जो क्वालिटीज एक जज के लिए बताई, एक न्यायाधीश के लिए बताई, वो आज भी रिलेवेंट हैं, सुसंगत हैं। आई कोट, ए जज मस्ट लिसन courteously, answer wisely, consider soberly and decide impartially। सारा कुछ सार
इस में बताया गया है, जो आज भी एक न्यायाधीश के लिए बहुत आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आज के समय में क्या क्या आवश्यक है एक न्यायाधीश के लिए, एक आदर्श न्यायाधीश बनने के लिए, या यूं कहें एक प्रभावी और कुशल न्यायाधीश बनने के लिए। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, जुडिशियल एलूफनेस एंड डिटैचमेंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, judicious approach, humility, impartiality, intelligence, ability to communicate, breviloquence and reticence, ability to handle workload, efficient managers, sound health, positive reputation। अब हम इनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंक्चुअलिटी, आप एक उत्तरदायी अधिकारी हैं, विशेष रूप से न्यायिक अधिकारी हैं। समय की इम्पोर्टेंस को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति को समय की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, किंतु विशेष रूप से न्यायाधीशों को इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक फिक्स टाइम है कोर्ट के। अगर उस निश्चित समय में, उस निश्चित अवधि में हम न्यायालयों में नहीं बैठेंगे तो हम उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे और अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ये अन्य विभागों के लिए समय आवश्यक है, किंतु उनका काम उस निर्धारित अवधि के आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हम न्यायाधीशों का काम उसी निर्धारित अवधि में होता है, क्योंकि हम लोगों को यानी न्यायाधीशों को दोनों पक्षों को सुनकर ही आदेश या निर्णय करना पड़ता है, और वो दोनों पक्ष भी एक दूसरे की उपस्थिति में कोर्ट के सामने रहते हैं। अगर हम कोर्ट के समय में वहां नहीं बैठेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा जो आवश्यक है। द ऑफिशियल टाइम ऑफ ए जज इज पब्लिक टाइम ऑफ विच ही और शी इज ए ट्रस्टी। आपका समय पब्लिक का समय है, आप उसके केवल ट्रस्टी हैं। इस बात को खूब अच्छी तरह से अपने जेहन में बैठा लीजिए। लेट जस्टिस हिदायतुल्लाह ने समय के विषय में कहा, जिसको मैं कोट कर रही हूं, वन हु डज नॉट बिलीव इन पंक्चुअलिटी, ध्यान दीजिएगा, वन हु डज नॉट बिलीव इन पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम डज नॉट हैव फेथ इन द रूल ऑफ लॉ। सोचिए कितनी गंभीरता से उन्होंने समय का महत्व समझाया है। इसलिए समय का आदर करते हुए, अपने समय को महत्व देते हुए अपने न्यायालय समय से पहुंचें और डायस पर समय से बैठें। It is a trite saying that time and tide wait for none। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप किसी नदी के किनारे खड़े हुए हैं और बहते हुए जल को स्पर्श करिए, आप उसको दोबारा स्पर्श करने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। उसी तरह समय होता है, जो समय एक बार गुजर जाता है उसको हम किसी भी प्रकार से दोबारा पकड़ने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। इसको हमें खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और आप लोग भी समझते होंगे क्योंकि आप तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, आपने उसके महत्व को समझा है, और आगे भी इसी प्रकार समय के महत्व को समझते रहें।
पंक्चुअलिटी गिव्स यू ए बेटर प्रोफेशनल रेपुटेशन। आप समय से पहुंचते हैं, आप समय का सम्मान करते हैं, न्यायालय में समय से बैठते हैं, इससे आपकी एक अलग प्रोफेशनल रेपुटेशन बनती है। जब हम लोगों ने सर्विस में प्रवेश किया था तो ये सुनने को मिलता था, फलां जज साहब जब कोर्ट पहुंचते हैं तो लोग अपनी घड़ियां मिला लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो उनके पहुंचने का समय वही है जिस पर उन्हें पहुंचना चाहिए, यानी कोर्ट का समय 10 बजे है तो वो पहुंच गए हैं, इसका मतलब हमें अपनी घड़ी अगर समय गलत है तो सही कर लेना चाहिए, 10 ही बजा होगा। तो इसी प्रकार से आपको भी समय का ध्यान रखना चाहिए और न्यायालयों में समय से पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वालिटी एक जज की होनी चाहिए वो है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। आप बचपन से पढ़ते सुनते चले आ रहे होंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। और न्यायाधीशों के लिए इसके साथ साथ ऑनेस्टी इज ए बेस्ट वेपन ऑफ देयर डिफेंस। उनके ऊपर कोई आंच आती है तो उनकी ईमानदारी ही उनकी डिफेंस बनती है। इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर नॉन नेगोशिएबल क्राइटेरिया फॉर जजेस। यदि कोई जज ईमानदार नहीं है तो वो जज बनने लायक नहीं है। A very high standard of probity and integrity is expected from judges. जजेस से बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी एक्सपेक्ट की जाती है। उसका कारण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति एज ए लास्ट रिजॉर्ट आपके सामने आता है, अर्थात न्यायालयों में आता है। और जब वो न्यायालय आता है तो that person comes before you with a very high expectation and with a strong belief that he or she will get justice. आपको याद रखना है कि ये विश्वास टूटने ना पाए, डिगने ना पाए। आप इसकी ट्रस्टी हैं, आपका दायित्व है कि आप इस विश्वास को बनाए रखें। An improper act of a judge reduces faith and trust. न्यायपालिका में जो विश्वास आम जनता का है उसको न्यायाधीश ही बनाए रखते हैं और आपका भी ये दायित्व है कि ये ट्रस्ट और ये विश्वास कायम रहे। जॉन मार्शल ने इस विषय में कहा है, आई कोट, The power of judiciary lies not in deciding cases, nor in imposing sentences, nor in punishing for contempt, but in the trust, faith and confidence of the common man. और आपका ये पावन दायित्व है कि इस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी की जब बात की जाती है तो साथ में विचार आता है करप्शन का, उसकी चर्चा होनी आवश्यक हो जाती है। करप्शन इज नॉट ओनली टेकिंग ब्राइब और इलीगल ग्रेटिफिकेशन टू डिसाइड ए केस। अगर ऐसा सोचते हैं आप तो गलत हैं। ये करप्शन बहुत सारे रूपों में हो सकता है, बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है। टेकिंग ऑब्लिगेशंस और फेवर्स आर ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ करप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं, आप किसी से अपनी यात्रा के लिए वाहन की सुविधा ले लेते हैं, तो ये भी एक
करप्शन का ही रूप है, करप्शन की ही फॉर्म है। कोई भी व्यक्ति आपका कोई फेवर या तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो आपसे कोई उम्मीद न रखे हो। जनरली मे बी पॉसिबल कि कोई ऐसा भी हो जो बिना किसी उम्मीद के आपका फेवर करे, आपको ओबलाइज करे, लेकिन एज ए जज आपको ये बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपका कोई फेवर या आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो उससे अपना कोई लाभ लेने की इच्छा नहीं रखे होगा। और मान भी लें कि नहीं रखा है तो आप खुद सोच कर देखिए कि यदि आपने किसी से कोई ऑब्लिगेशन लिया है या आपके साथ किसी ने आपको कोई फेवर किया है और वो आपके सामने आपके न्यायालय में कुछ राहत पाने के लिए खड़ा है, तो आपकी मनोदशा कैसी होगी? आपको आपके अंतर्मन में द्वंद्व चलने लगेगा कि मेरे साथ इसने ये फेवर किया था, मुझे ये फेवर किया था, मुझे ये मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन इसका है, मैं क्या करूं? मैं इसके फेवर में ऑर्डर कर दूं या इसको कुछ राहत दे दूं? तो ऐसी मनोदशा से, ऐसे अंतर्द्वंद से बचने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप फेवर्स से, ऑब्लिगेशन से दूर रहें। इसके अलावा भी अगर आप किसी की सिफारिश से कोई काम कर देते हैं किसी का, तो वो भी जुडिशियल डिसऑनेस्टी है। या आपने कोई फाइल जिसमें आपको निर्णय देना है, आलसवश या किसी और कारण से ठीक से नहीं पढ़ा और जल्दबाजी में बिना एविडेंस को ठीक से एप्रिशिएट करते हुए अपना निर्णय सुना दिया, अपना आदेश पारित कर दिया, तो वो भी एक जुडिशियल डिसऑनेस्टी होगी। फेवर्स की बात हुई, ऑब्लिगेशंस की बात हुई, तो ये एक मकड़ जाल के रूप में आपके लिए होते हैं जो आपको उलझाता चला जाता है, अपने अंदर लपेटता चला जाता है। फेवर्स नॉर्मली कम विद स्टिंग्स अटैच्ड, इसलिए आपको दूर रहना है इन फेवर्स से, ऑब्लिगेशन से। ए जज should not only be honest but seem to be honest। आपने अभी तक सुना होगा justice should not only be done but appear to be done। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ये भी है कि एक जज को न केवल ईमानदार होना चाहिए बल्कि ईमानदार दिखना चाहिए। You would be wrong to assume, अगर आप सोचते हैं you are honest, your conscience is clear and nobody will doubt upon you, then you are wrong। आप ईमानदार हैं तो आपको ईमानदार दिखना पड़ेगा। आपके व्यवहार से, आपकी ट्रांसपेरेंसी से लोगों को ये मालूम रहना चाहिए कि आप ईमानदार हैं। इसको यूं समझें कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों की संगत में बैठते हैं जिनकी छवि अच्छी नहीं है या जिनको ईमानदार नहीं समझा जाता है, तो दूसरे लोगों को आप अपने ऊपर संदेह करने का अवसर दे रहे हैं। ऐसे अवसर देने से आपको दूर रहना चाहिए। आपको अपने आचरण से ये सिद्ध करना चाहिए, दर्शाना चाहिए कि आप ईमानदार हैं। आपकी ईमानदारी पर संदेह का कोई कारण किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए आप डिस्टेंस बनाकर रखें लोगों से। मेंटेन डिस्टेंस विद जनरल पब्लिक, लिटिगेंट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम एडवोकेट्स। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों को अपने ऊपर डाउट क्रिएट करने का मौका देते हैं। Your integrity should not be influenced by the identity,
रेस, जेंडर, पॉलिटिकल स्टेटस, वेल्थ और रिलेशनशिप ऑफ द पार्टी और एडवोकेट। आपके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, आपका रिलेटिव हो या किसी प्रकार से आपका मित्र रहा हो, जो भी रहा हो, वो आपके सामने एक लिटिगेंट है जो न्याय की आशा में आपके सामने आया है, या वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उस समय केवल आप अपने न्यायाधीश का कर्तव्य कर रहे होते हैं और वो पावन कर्तव्य है न्याय करने का, न्याय और केवल न्याय करने का। तो आपका ये कर्तव्य किसी भी रूप में आपकी रेस, कास्ट, क्रीड, बिलीफ से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति के स्टेटस से प्रभावित होना चाहिए। अगर आपके समक्ष दो एडवोकेट्स खड़े हैं, एक बिल्कुल यंग है जिसने अभी जल्दी में ही विधि व्यवसाय प्रारंभ किया है, और एक बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, तो भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप प्रतिष्ठित एडवोकेट का ध्यान रखकर उसके फेवर में आदेश करने हैं। आपको दोनों ही को समान रूप से महत्व देना होगा, दोनों की ही बात को समान गंभीरता से सुनना होगा और समान रूप से जो कुछ उन्होंने बताया है उस पर विचार करके ही अपना आदेश पारित करना है। ये भी ध्यान रहे कि हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष को अनुतोष देना या रिलीफ देना नहीं होता है, बल्कि न्याय करना होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ये हमको जरूर ध्यान में रखना है। ए जज शुड हैव लीगल करेज, यानी हमें अपने आदेश बिल्कुल दृढ़ता के साथ, साहस के साथ पारित करने हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, just to establish the rule of law without fearing for anybody for any consequences. Who sits in the seat of justice is expected to be honest, trustworthy, truthful and highly responsible person. और वो trustworthy, truthful, honest and responsible person आप सभी को बनना है और इसमें आप जरूर कामयाब होंगे। तीसरी क्वालिटी जो महत्वपूर्ण है वो है जुडिशियल एलूफनेस एंड डिटैचमेंट। जजेस के लिए कहा जाता है कि उन्हें मिंगल अप नहीं होना चाहिए जनता के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ, लिटिगेंट्स के साथ या अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ। यानी उनको कहा जाता है कि आप अलग रहिए, दूरी मेंटेन करके रखिए। इसके साथ साथ एलूफनेस का एक पहलू ये भी है कि आप कोई केस सुन रहे होते हैं तो आप उसको बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, बिल्कुल उदासीन तरीके से कि आपको सुनना चाहिए। आप उस केस को कंट्रोल जरूर करें सुनते हुए, यानी अगर एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है तो आपका कंट्रोल जरूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जो स्टोरी आपने उस केस की पढ़ी हो वो कहीं से आपको अपने से जुड़ी लग रही हो या आपने किसी संबंधी से जुड़ी लग रही हो, तो उस विचार को अपने मन में ना आने दें और बिल्कुल डिटैच्ड रखें अपने आप को उस समय, जिससे कि जो व्यक्ति आपके सामने अपनी बात कहने आया है वो निर्भीकता पूर्वक उस बात को रख सके।
render justice unmindful of the consequences. आपको न्याय करना है, उसके consequences की परवाह नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है एक बार भी कि अगर मैंने ये ऑर्डर किया जो कि लॉफुल है तो उसका परिणाम ये होगा। लॉफुल ऑर्डर करने में, लॉफुल निर्णय देने में, या कहें दूसरे शब्दों में कि न्याय करने में, उसके परिणामों के विषय में आपको नहीं सोचना है। Decide who is right and who is wrong in accordance with law dispassionately without thinking about the consequences of the judgment or effect of the judgment or order. लॉर्ड बिरकेट ने एल्यूफनेस को एक्सप्लेन करते हुए कहा है, आई एम कोटिंग, द ड्यूटी ऑफ द जज टू कीप कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम is an essential part of the administration of justice in all our courts. But it is safe to say that all his interventions must be governed by the supreme duty to see that a fair trial is enjoyed by the parties. The judge best serves the administration of justice by preserving the judicial calm and the judicial demeanor, aloof and detached from the arena of contention. तो हमको अपने आप को डिटैच रखना है, aloof रखना है arena of contention से। Judicial aloofness is not लिविंग इन आइवरी टावर्स। अब आपको लग रहा होगा कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि आप एलूफ रहिए, लोगों से मिंगल अप मत होइए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आइवरी टावर्स में मत रहिए। कहा जाता है कि जजेस जनरली लिव इन आइवरी टावर्स, जजेस के विषय में कहा जाता है। तो हमें अपनी वो छवि भी स्थापित नहीं करनी है कि हम आइवरी टावर्स में रहते हैं, बल्कि सही रूप से न्याय करने के लिए ये जरूरी है कि हम समाज के लोगों को समझें, समाज की समस्याओं को समझें, जो समाज के व्यक्ति हैं उनसे अपना एक कनेक्ट रखें, यानी उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, जनरली उन व्यक्तियों की जो लिटिगेंट्स के रूप में आपके सामने आए हैं, सामाजिक समस्याओं से हम लोग वाकिफ रहें। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक तरफ तो हम समाज में न जाएं और दूसरी तरफ हम समाज की हर बात की जानकारी भी रखें। तो आज के समय में ये बहुत आसान है, इंटरनेट पर सब चीज़ें उपलब्ध हैं। न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं, मैगजीन्स आप पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ इन सब में समाज का आईना दिखता रहता है। तो उसको समझने की, देखने की भी काबिलियत आपको अपने अंदर रखनी होगी और समाज के लोगों से एक कनेक्ट स्थापित करके आपको चलना होगा, तभी आप सही रूप में लोगों के साथ जस्टिस कर पाएंगे। रिमेन अवेयर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। जुडिशियल अलोफनेस ऑल्सो रिफर्स टू मेंटेन ए फिजिकल डिस्टेंस। जैसा कि पहले भी बोला कि आप लिटिगेंट से, आम पब्लिक से, एडवोकेट से आप दूरी बनाकर रखें। यदि आपके घर पर, आपके चैम्बर्स में इनका फ्रीक्वेंटली आना जाना होगा तो आपके ऊपर संदेह करने का पूरा कारण दूसरों को रहेगा। अवॉइड सिचुएशंस दैट माइट गिव राइज टू द सस्पिशन। जो सिचुएशंस संदेह का आधार बने उनको आपको अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट
adopted in the Chief Justice's Conference, New Delhi, on 3rd and 4th December 1999 में इस विषय में कहा गया है, आई कोट, अ जज should practice a degree of aloofness consistent with the dignity of his office, close association with individual members of the bar, particularly those who practice in the same court, shall be eschewed. I unquote. अब नेक्स्ट क्वालिटी एक आइडियल जज की आती है, वो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। न्यायपालिका की गरिमा या यूं कहें इम्पोर्टेंस, उसकी प्रतिष्ठा इंडिपेंडेंस में है। इसको बहुत ज़्यादा महत्व इसीलिए दिया जाता है, या इस सेवा का जो गौरव है वो इसी में है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। उसको अपने आदेशों के लिए, अपने निर्णयों के लिए किसी के प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतंत्र रूप से अपने आदेश और निर्णयों को पारित करते हैं। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस दो तरह की होती है, एक इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल जज इन परफॉर्मिंग हिज जुडिशियल फंक्शन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान में स्थापित है, संविधान के द्वारा स्थापित है, लेकिन इस जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि न्यायाधीश मनमाने ढंग से आदेश पारित करें। जुडिशियल इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन you can exercise your discretion as per your whims and fancies, or your freedom to do what you like, or justice as per your conviction. ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपनी स्वेच्छाचारिता से आदेश पारित करें या निर्णय करें, या जो आपकी फिलॉसफी हो या जिसको आप उचित समझ रहे हो वो करें। क्या है इसका मतलब? का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस और प्रेशर। किसी भी इन्फ्लुएंस से और प्रेशर से आप मुक्त हैं। फ्रीडम फ्रॉम एनी इंटरफियरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन जुडिशियल प्रोसेस। कभी भी कोई व्यक्ति आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप इस तरीके से इस जजमेंट को करिए या इस आदेश को पारित करिए। Judge has right to decide cases in the manner he or she considers just, but of course in accordance with law. आपको स्वतंत्रता है कि आप जिस तरह से जो आदेश पारित करना चाहें करें, लेकिन वो आदेश विधि के अनुसार होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए। मीनिंग टू से रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होना चाहिए। अब इस वीडियो को देखिए और महसूस करिए कि किस प्रकार से न्यायाधीश ने रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया है जस्टिस करते हुए।
इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सभी लोग अपनी पॉकेट से फाइन जमा करने लगें, बल्कि इसका मकसद ये है कि किस प्रकार से जज ने, न्यायाधीश ने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखा, ये सिद्ध किया कि लॉ के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे जो स्थिति हो, किंतु उनको लगा कि जस्टिस करने के लिए आवश्यक है कि इस महिला को बचाया जाए। तो जो आपने देखा वो उन्होंने किया। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी चाय पीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू।